गुड आफ्टरनून सर। सर हम आपसे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर, कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्वता है? कारगिल विजय भारत का गौरवमय इतिहास है। भारतीय सेना का एक गौरवमय इतिहास है। हमें प्राउड फील होता है जब हम कारगिल की बात करते हैं कि विजय ऑपरेशन उसका नाम था। जो बच्चे कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको जान लेना चाहिए कि उस ऑपरेशन का नाम विजय ऑपरेशन था। और आज का दिन जो 26 जुलाई की बात कर रहे हैं, 26 जुलाई 1999, तो जिसको आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उस दिन हमने इस विजय ऑपरेशन में विजय प्राप्त की थी, यानी कि पाकिस्तान को हराया था और भारत को जिताया था। तो इस दिन को हम बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से मनाते आए हैं और अपने सैनिकों की गौरव गाथा को गाते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। और जहां जहां जरूरत पड़े तो उनके मनोबल को तो बढ़ाना ही, सैनिकों के मनोबल को तो बढ़ाना ही, जहां जहां जरूरत पड़े जो शहीद होते हैं हमारे सैनिक, उनको जिस रूप में भी मदद की जरूरत होती है, चाहे आर्थिक रूप में मदद की जरूरत हो, सामाजिक मान सम्मान की मदद की जरूरत हो, अन्य तरह से मदद की जरूरत हो, वो हम करते हैं। ये हमारा इस दिन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यस सर। सर, युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे सर, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे देश ने क्या पहल की गई है? देखिए, कारगिल में हमें विजय स्मारक बनाया गया है। यस सर। उन लोगों की शहादत को याद करने के लिए हमेशा कि आप शहीद हुए हो, आप मिटे नहीं हो, आपका नाम जन्म जन्मांतर तक रहेगा। आप शहीद हुए हो, आपने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, आप वीर योद्धा हो, तो आपको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस देश के लिए जो आपने किया है वो ये देश आपके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। इसलिए कारगिल में जाकर ही हमने जो है विजय स्मारक को बनाया। और जो जो लोग शहीद हुए थे उन सभी लोगों के, जो सैनिक शहीद हुए थे उन सैनिकों के परिवारों को हर दृष्टि से मान सम्मान दिया, उनको आर्थिक मदद भी की। उनके जो सैनिक थे, उनकी जो विधवाएं थी, जो उनकी पत्नी थी, तो उनको हर रूप में, चाहे पेट्रोल पंप अलॉट करने की बात हो, चाहे उनको नौकरी देने की बात हो, चाहे उनको अन्य तरीके से, जैसे अभी गुड़गांव से बात करें तो हमारे कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, तो उनकी पत्नी को वहां उस समय एमपी का चुनाव लड़ाने के लिए टिकट भी दी गई। और लोगों ने उतना मान सम्मान दिया कि ये कारगिल के योद्धा की पत्नी है, इसलिए हमें इनको सम्मान स्वरूप इनको वोट देनी चाहिए। तो उनको भारी बहुमत से जिताया भी। तो हमारी नजरों में कारगिल युद्ध का एक बहुत अधिक महत्व है और बहुत अधिक सम्मान है उन योद्धाओं का। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। कारगिल युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध तो कभी से ही अच्छे नहीं रहे। कोई मधुर संबंध नहीं रहे। संबंध और भी अधिक कटु हो गए जब, क्योंकि कारगिल का जो क्षेत्र है वहाँ सर्दियों में किसी भी सैनिक के द्वारा रुकना संभव नहीं है। वहाँ ठहरा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ सर्दियों में -15 से -30 डिग्री के बीच में तापमान रहता है। तो इस तापमान में मनुष्य के लिए रुकना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ नहीं रुक सकते, मनुष्य के लिए विपरीत परिस्थिति है। तो जब कोई भी सैनिक वहाँ रुक नहीं सकता, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत के सैनिक यहाँ पे नहीं है, सर्दियों में तो नहीं है, तो इनके कारगिल की पहाड़ियाँ हैं, कारगिल का जो क्षेत्र है उसको हम घेर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये कुटिल बुद्धि का परिणाम है कि ऐसा कोई नहीं सोच सकता। आपको यदि कोई क्षेत्र जीतना है तो आप आइए, युद्ध कीजिए और क्षेत्र को जीत लीजिए। ये एक वीरतापूर्ण, साहसपूर्ण जो है कदम माना जा सकता है। यदि हमारे सैनिक नहीं है और सैनिक के पीछे से आपने जो है हमारे कुछ क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो आपकी कायरता का प्रतीक है। तो पाकिस्तान शुरू से ही कायर रहा है। वो सामने आकर लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय सेना इतनी मजबूत है। भारतीय सेना विश्व में चौथे स्थान पर आती है। अमेरिका, रूस और चीन को छोड़ दीजिए तो चौथे नंबर पर भारत की सेना है। तो भारत की सेना से भिड़ना किसी भी देश की सेना के लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश की सेना के तो बस की बात नहीं, वो तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम भारत से जीत सकते हैं। तो वो इस तरह के हथकंडों को अपनाता है, कायरतापूर्ण हथकंडों को, कि जब सेना नहीं है तो कब्जा कर लो। और जब उन्होंने वो कब्जा कर ही लिया तो हमें बाद में पता चला, तो उस समय जब -30 में टेम्परेचर था तो भारतीय सेना के लिए वहां जाना संभव नहीं था। तो हमने फिर क्या किया, भारतीय सैनिकों ने मई महीने में जब तापमान ठीक हो गया, जब बर्फ वहां से पिघल गई, खत्म हो गई,
तो ऐसी हालात में फिर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको भगाने का निश्चय लिया गया। तो फिर भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया, पूरे दमखम के साथ लड़े और इसमें भारत के 572 सैनिक शहीद हो गए। उस शहीद होने का कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि शहीद क्यों हुआ, क्योंकि भारतीय सेना नीचे ग्राउंड पर से लड़ रही थी, ऊंचाई पर, और वो लोग पहाड़ी पर बैठे हुए थे, क्योंकि कारगिल की पहाड़ी है ये। वो लोग पहाड़ी पर बैठे हुए थे और पहाड़ी पर बैठ कर नीचे लड़ाई लड़ रहे थे और हमको नीचे से ऊपर जाना था उनको मारते हुए। तो हमारे लिए ज्यादा पेचीदगी थी, ज्यादा मुश्किल काम था बजाय पाकिस्तान के लोगों को। तो इस पेचीदगी को भी भारतीय सेना ने कितनी बखूबी अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी वीरता से और अपनी कौशलता से किस तरह से काम किया कि सारे पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया, कुछ को भगा दिया, कुछ को आत्मसमर्पण करवा दिया। तो भारतीय सेना इस लिहाज से भी कि कितनी वीर और कितनी योद्धा सैनिक इस सेना में है, इसलिए पूरा विश्व हमारी सेना के सामने नतमस्तक होता है। गुड आफ्टरनून सर, क्या आप कारगिल युद्ध के दौरान किसी सैनिक की प्रेरणादायक कहानी साझा कर सकते हैं? उस तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, तकरीबन 70-72 के करीब हरियाणा से सैनिक शहीद हुए थे। हरियाणा एक बहुत छोटा प्रदेश है और यहाँ से 70-72 के करीब सैनिकों का शहीद होना एक बड़ी बात है। यानी कि हरियाणा के जो लोग हैं वो शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटते। वैसे पूरे भारतवर्ष के लोग ही शहादत देने में पीछे नहीं हटते। सबसे ज्यादा शहादत तो पंजाब ने दी थी कारगिल युद्ध में, फिर हरियाणा ने दी थी। तो हरियाणा के लोग शहीद होने में, यानी कि अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने में, अपने प्राणों की आहुति देने में कभी पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि देश सर्वप्रथम है, उसके बाद हम हैं। देश नहीं रहा तो हमें रहने का अधिकार नहीं। हम देश के लिए हैं, ना कि देश हमारे लिए है। हमें देश की रक्षा करनी है। अभी पटौदी में एक सैनिक शहीद हुआ था जिसका नाम आजाद सिंह था। तो उस आजाद सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। तो उसके मरने के बाद उसको सरकार ने काफी मान सम्मान स्वरूप बहुत सारी चीजें दी। उसके बाद उसको मेडल भी मिले और उसके बाद उसके परिवार के लोगों को नौकरियां भी दी। तो उनकी शहादत पर मैं स्वयं हाजिर था। उसका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था फौज की एक टुकड़ी द्वारा पूरे मान सम्मान के साथ और हरियाणा के प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा पूरे मान सम्मान के साथ जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उस वक्त मैं उपस्थित था। तो मैंने देखा कि किस बहादुरी से वो लोग लड़े और देश के लोग, जो अंदर के लोग थे, वो उन लोगों को कितना मान सम्मान और कितना उनको महत्व दे रहे थे। तो ये एक बड़ी बात थी कि अंदर बैठे हुए लोग अपने सैनिकों की शहादत को न भूलते हैं, बल्कि उनको मान सम्मान हमेशा देते हैं। आज 25 वर्ष हो गए उन चीजों को, लोग भूले नहीं है, किसी भी चीज को नहीं भूले, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो शायद ही कोई काम कर पाए। तो इस तरह देश के जितने भी जो 572 लोग शहीद हुए थे उस वक्त, तो 572 के 72 सारे के सारे अपने आप में प्रेरणादायक है। सब के सब प्रेरणादायक है। किसी की जीवनी उठाकर देखेंगे, किसी की जीवनी पढ़कर देखेंगे तो हमें अंदर से इंस्पायरेशन मिलती है, हमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है और हमें भी ऐसा लगता है जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं किसी भी सैनिक की, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ कर गुजरना चाहिए। अब हम जो कार्य कर रहे हैं, देश के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं, हमारे सैनिक सीमाओं पर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम देश के अंदर रहकर कुछ अच्छा नहीं कर सकते, सीमाओं पर जाकर लड़ सकते, नहीं, यहाँ भी अच्छा किया जा सकता है। तो ये प्रेरणा हमें उन्हीं फौजियों से मिलती है कि सेनाओं पर तो हम लड़ रहे हैं, तुम अंदर चीजें ठीक कीजिए। यदि हमने अंदर चीजें ठीक कर ली तो भी हम देशभक्ति कहलाएंगे। स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हम इसको जगह जगह जाकर, एक तो मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा सकता है कि सबको, हर बच्चे को इस बात का पता होना चाहिए कि कारगिल की लड़ाई हुई। उससे पहले भी पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी थी, 71 में भी लड़ाई हुई थी, उससे पहले 65 में लड़ाई हुई थी, 1965 में लड़ाई हुई थी। हर लड़ाई में पाकिस्तान हारा ही है। तो जो लड़ाइयाँ पाकिस्तान के द्वारा लड़ी गई सब में हारा है। और हारने की वजह क्या रहा? हारने की वजह ये रहा कि हिंदुस्तान के सैनिकों में मर मिटने का, अपने देश के प्रति मर मिटने का जो जज्बा है, उसको लेकर प्रत्येक सेना हमसे डरती है और पाकिस्तान की सेना तो हमसे डरती है। और यही कारण रहा कि हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है और उनका मनोबल उतना ऊंचा नहीं रहता। 71 की बात कर ले, 1971 की, तो 71 में 90,000 सैनिक हमने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कराकर उनको अपने कब्जे में ले लिया था, बाद में उनको छोड़ दिया। तो जहां ऐसी सेनाएं हैं, क्या वो हमारे समक्ष टिक सकती है या टिकने की सोच भी सकती है? जिसके 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दे और हमारे देश में जो है हमने उनको पकड़ के गुलाम बना लिया हो एक तरह से, बाद में हमने उनको छोड़ दिया विश्व की उसके कारण। तो ये है। गुड आफ्टरनून सर। सर,
कृपया कुछ प्रमुख युद्ध अभियानों का वर्णन करें, जैसे ऑपरेशन विजय। देखिए, अभी मैंने आपको जिक्र किया कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। आजादी से पहले भी हमने युद्ध का सामना करना पड़ा। जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, तो सेकंड वर्ल्ड वार में भी हमें, जब उस टाइम हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के समय भी हमने युद्ध में पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें एश्योर किया था कि यदि आप युद्ध में हमारा साथ दे देते हो तो जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म होगा तो हम आपको आजाद कर देंगे, ऐसा अंग्रेजों ने एश्योर किया हमें। तो वहां के प्रधानमंत्री ने ओपनली बयान दिया, मीडिया के सामने बयान दिया कि भारत हमें साथ देता था, हम उसको आजाद कर देंगे। तो हुआ भी यही कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 में, और उसके बाद 2 साल के बाद 47 में उन्होंने हमें आजाद भी कर दिया। तो उस टाइम भी हमने युद्ध का दंश झेला। उसके बाद जब हम आजाद हो गए तो 62 में हमारा लड़ाई फिर इसके चाइना के साथ हुई। चीन ने कुछ क्षेत्र पर, क्योंकि चीन की सेनाएं हमसे मजबूत सेनाएं मानी जाती है, हमारे क्षेत्रों को प्रभावित ना करे, इसलिए हमने सशक्त सेनाएं भी रखनी पड़ती है और लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती है। तो ये मजबूरीवश होता है, हालांकि लड़ाइयां का कोई समर्थन नहीं करता। और भारत जैसा देश ने हमेशा शांति की बात की है, कभी लड़ाई का समर्थन नहीं किया, कभी युद्ध का समर्थन नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी आजादी के बाद भारत 4 बार लड़ाई लड़ चुका है, और 1 बार चाइना के साथ। और जब भारत गुलाम था तब भी वो लड़ाइयाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की लड़ाई भी लड़ी और सेकंड वर्ल्ड वार की लड़ाई भी भारत ने लड़ी। तो लड़ाई तो हमेशा जारी रही है, और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि लड़ाई ना लड़नी पड़े, युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। कि चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को परमात्मा सद्बुद्धि दे कि वो लड़ाई के रास्ते को छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना शुरू करें। गुड आफ्टरनून सर, कारगिल युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? कारगिल युद्ध का प्रमुख कारण ये था कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है, इस तरह मान सकते हैं। यदि उसको व्यक्ति के रूप में रूपांतरित किया जाए तो एक दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है और दुष्ट बुद्धि का देश है। वो कभी सामने से वार करना पसंद नहीं करता। पसंद क्यों नहीं करता? कि उसके बस की बात नहीं है। वो हमेशा पीछे से वार करना पसंद करता है। तो जब सर्दियों में लड़ाइयाँ, जब सर्दियों में हमारी सेना कारगिल से हटकर वापस मैदान में आ गई थी, तो जब वापस आ गई मैदान में और पहाड़ी क्षेत्र सुनसान हो गए, उस टाइम बर्फ से जमे हुए होते थे, क्योंकि -30 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का होता है। तो -30 डिग्री टेम्परेचर में फौजियों के रहना संभव नहीं हो पाता वहाँ पे। तो उन लोगों ने उस वक्त कारगिल के क्षेत्र को घेर लिया। आज की तारीख की बात करें तो आज हमारी सेनाएं कारगिल में रहती है, उस वक्त नहीं रहती थी, क्योंकि उतने संसाधन नहीं थे हमारे पास। तो उसके बाद जब हमने सोचा कि ये हमारा पड़ोसी देश तो आतंकवादी देश है, कुटिल बुद्धि का देश है, दुष्ट बुद्धि का देश है, ऐसे अपने देश पर, अपने पड़ोसी देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद तो हमारे सैनिक कितनी ही विषम परिस्थिति हो, उसके बाद भी कारगिल में ठहरते हैं सर्दियों में। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, बाकी चीजें, क्योंकि रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर, इस युद्ध में शामिल प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से थे? देखिए बेटा, जो मुख्य ऑपरेशन था वो विजय ऑपरेशन था, क्योंकि ऐसा माना गया कि हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि युद्ध ही था, जब सेना इन्वॉल्व हो रही है तो युद्ध होता है। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है कि दूसरे देश की सेना लड़ नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट जारी की, ये बयान जारी किया कि जो कारगिल पर कब्जा जमाए बैठे हैं वो हमारे सैनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के नागरिक भी नहीं है, ये हमें नहीं पता, कि हमसे संबंधित नहीं है। तो उन्होंने जब ऐसा प्रचारित किया तो फिर उसको युद्ध नहीं कहा जा सकता था, और उन लोगों को हमने भगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। हालांकि वो थे सैनिक, उसके पुख्ता प्रमाण है कि वो पाकिस्तान के सैनिक थे, पाकिस्तान के हथियार भी थे, पाकिस्तान के गोला बारूद भी थे, उनके पास पाकिस्तान के प्रत्येक प्रकार की सामग्री थी और पाकिस्तान सरकार का सहयोग था। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली इस बात को माना नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे सैनिक नहीं है। तो ऐसे हालात में फिर युद्ध नहीं कहा जा सकता था, फिर उसको ऑपरेशन कहा जा सकता था। तो फिर हमने विजय ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम विजय ऑपरेशन था, और विजय ऑपरेशन में हमने विजय प्राप्त की। सर, आपने हमें जो सैनिकों के बारे में बताया और जो रणनीति आपने हमें बताई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।